हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स बहुत सारे एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। पहले ही क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं। पूरा सेशन आप लोग ध्यान से देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों की इन क्वेश्चंस की वजह से कोई तैयारी छूट जाए। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बाद में हम लोग बाकी बातें करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना सचिवालय के पास में गोलियां चली थी। आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स कि इस गोली को चलाने का जो आदेश दिया था जिस मजिस्ट्रेट ने, उसका नाम क्या था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन फ्रेंड्स कई सारे बच्चे इसका आंसर नहीं कर पाते। मैं आप लोगों को इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूंगा। ठीक है, तो देखिए 11 अगस्त 1942 को जो फ्रेंड भारत, आपको पता है कि अगस्त के अंदर में 8 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हो गया था। 11 अगस्त के दिन क्या हुआ कि कुछ स्टूडेंट्स थे जो पटना सचिवालय में, ठीक है, कांग्रेस का झंडा लगाना चाहते थे, लेकिन इस जुलूस के ऊपर में वहां के जो मजिस्ट्रेट थे जिनका नाम था WG आर्चर, इन्होंने क्या किया, गोली चलाने के आदेश दे दिए। मैं आपको बता दूं फ्रेंड, टू बी स्पेसिफिक, ठीक है, 4:57 का समय था। ठीक है, और 13 से 14 राउंड फायर्स चली। ठीक है, कितने राउंड फायर चली थी? कई जगह पे 13, कई जगह पे 14 मिलता है, तो 13 से 14 राउंड फायर जो है वहां पर में हुई। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर में कौन था, तो गोरखा पुलिस, ठीक है, गोरखा, इंडियन गोरखा पुलिस इसके अंदर में शामिल थी। इंडियन गोरखा पुलिस जो थी उसने फायरिंग की थी। इसमें जो है फ्रेंड्स 7 लोगों की मृत्यु हो गई थी, ये आप लोगों ने याद रखना है। 7 स्टूडेंट्स थे जिनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये आदेश किसने दिया था? WG आर्चर ने दिया था। प्लीज इसको याद रखिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है। इसी की याद में एक मेमोरियल भी बनाया गया है फ्रेंड्स, आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, इसको शहीद स्मारक बोला जाता है। 15 अगस्त 1947 को इस स्मारक की जो है आधारशिला रखी गई थी। इस स्मारक को बनाया किसने था, किसने, शिल्पकार कौन है इस स्मारक के? ठीक है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पटना में जो शहीद स्मारक है उसके शिल्पकार कौन है, तो देवी प्रसाद रॉय चौधरी। ठीक है, देवी प्रसाद, ठीक है, देवी प्रसाद रॉय, ठीक है, चौधरी, ये याद रखना आप लोगों ने फ्रेंड्स, ये इसके शिल्पकार है देवी प्रसाद रॉय चौधरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, बाद में जो है फ्रेंड्स 1956 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका अनावरण किया था। उस समय भारत के राष्ट्रपति बन चुके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तो उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, चलिए, तो 11 अगस्त 1942 को 4:57 के ऊपर में गोलियां चलाई गई थी। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है, जिसके अंदर में 7 हमारे जो स्टूडेंट्स उनकी मृत्यु हो गई थी। WG आर्चर लिख देंगे, हर कोई बच्चा जल्दी से लिखेगा कमेंट के अंदर में नाम क्या था उनका, WG आर्चर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, WG आर्चर। ठीक है, कितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे फ्रेंड जल्दी जल्दी से। ठीक है, जितने भी बच्चे हैं, ये पूरा का पूरा सेशन उन सभी लोगों को समर्पित, क्योंकि उन्होंने यहां पर में योगदान दिया है। इन बच्चों ने, ठीक है, सेशन को शेयर कर दिया, वो भी हाथ ऊपर करके बता देंगे। आप लोग हैं जिसकी वजह से एनर्जी मिल रही है, आप लोगों की वजह से जो है फ्रेंड्स ये सेशन कंडक्ट हो पा रहा है, तो आप सभी लोगों को कांग्रेचुलेशंस। जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहेंगे आप लोग सभी लोग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है, जो स्टूडेंट थे जिनकी मृत्यु हो गई थी इसके अंदर में, इस गोलीकांड के अंदर में, उनके नाम भी आप लोगों को यहाँ पर में मिल जाएंगे पीपीटी के अंदर में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर जो है नीतीश कुमार जी, उन्होंने हाल ही में एक 6 लेन ब्रिज का गंगा नदी के ऊपर में अनावरण किया है। आपको बताना है कि ये कौन से जगहों को जोड़ता है, कौन से जगह के ऊपर में है, बताइए जल्दी से। काफी वायरल भी हुई थी ये फोटो। ठीक है, कई सारे लोग जो है इसके ऊपर में मीम बना रहे थे, कितने दिन तक चलेगा वगैरह वगैरह, क्योंकि इतिहास है ना, ये थोड़ा सा गिर पड़ जाते पुल इस वजह से। ठीक है, बट दुआ करे सभी लोग की ना गिरे और सही सलामत अच्छे से चलता रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ओटा नाम की जो जगह है मोकामा में, ठीक है, और सिमरिया नाम की जगह है बेगूसराय के अंदर में। ठीक है, तो मोकामा से, ठीक है, बेगूसराय तक ये जो है 6 लेन रोड जोड़ेंगी। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। गंगा नदी के ऊपर में इसका इसका ये पुल का जो है अनावरण किया गया है। ठीक है, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी याद रखेंगे। ठीक है, इसका वैसे देखा जाए तो इस पुल की पूरी जो टोटल लंबाई है, ठीक है, वो 8.15 किलोमीटर की है टोटल लंबाई इस पुल की। प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने। ये ओटा सिमरिया जो पुल है, इसकी जो लंबाई है, ठीक है, ये कितनी है, 8.15 किलोमीटर है टोटल लंबाई। टोटल मैं बता रहा हूं यहां पर मैं आप लोगों को, प्लीज इसको याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, टोटल। लेकिन गंगा नदी के ऊपर में इसकी कितनी लेंथ है, गंगा रिवर के ऊपर में, गंगा रिवर पर कितनी है, तो ऑन गंगा रिवर इसमें से कितना है फ्रेंड्स, ये आप लोगों से पूछा जाए तो 1.865। ठीक है, 1.865 किलोमीटर, 1.865 किलोमीटर। ठीक है,
अगर मीटर में बोल दिया जाता तो 1865 मीटर हो जाता ये। तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप लोग, दोनों ही पॉइंट्स आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। टोटल इस पुल की लंबाई कितनी है? 8.15 किलोमीटर, लेकिन गंगा नदी के ऊपर में 1.865 किलोमीटर ही है इसकी लंबाई। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है आप लोगों का, ठीक है। तो याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग। जल्दी से सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर कर देंगे फ्रेंड, ताकि ज्यादा से ज्यादा इसी तरीके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सॉल्व करवा सके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बाद नए भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आप लोगों का। 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बाद भारत के नए गवर्नर जनरल कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू बने थे क्या गवर्नर जनरल आजादी के बाद में? नहीं, वो तो प्रधानमंत्री बने थे, तो ये आंसर नहीं हो सकता आपका। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे क्या? नहीं, वो तो गृह मंत्री बने थे और उप प्रधानमंत्री बने थे, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो सी राजगोपालाचारी या फिर माउंटबेटन, दोनों में से क्या आंसर लगाओगे आप लोग? 68% लोगों ने आंसर लगाया है सी राजगोपालाचारी। ठीक है, 68% लोगों ने, अभी 70% हो चुका है। ठीक है, जब मैं बता रहा हूं उसी समय में, और 28% लोगों ने आंसर लगाया है यहां पर में, ठीक है, माउंटबेटन। अब आप लोग समझिए फ्रेंड्स, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 के अंदर में, तब से लेकर जून 1948 तक, जून 1948 तक हमारे भारत के जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, वो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। लॉर्ड माउंटबेटन से हमने रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप जाइए मत, ठीक है, हमारे भारत के गवर्नर जनरल बन के रहिए, क्योंकि आपके पास में अनुभव है, आपके पास में एक डिप्लोमेटिक एक थोड़ा सा पावर है, क्योंकि आप वायसराय रह चुके हो भारत के, ठीक है, तो लोग आपकी बात सुनेंगे ज्यादा से ज्यादा, यहाँ पर में जो अधिकारी है। तो आप अभी मत जाइए, थोड़ा सा सत्ता का हस्तांतरण धीरे धीरे होने दीजिए। तो हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर में वो भारत के गवर्नर जनरल बन के रहे थे, लेकिन जून 1948 को उन्होंने जाने की जब जिद की, तब उनके जगह पे सी राजगोपालाचारी जो थे, गोपालाचारी जो थे, उनको जो है फ्रेंड्स यहाँ पर में गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, तो दो ही गवर्नर जनरल हुए हमारे आजाद भारत में, लॉर्ड माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी। लॉर्ड माउंटबेटन भारतीय नहीं थे, ठीक है, सी राजगोपालाचारी भारतीय थे, तो एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल, अब दो ही थे, दो में से एक, ठीक है, तो एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, ये आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का यहां पर में पहला बाद जो बने थे, ठीक है, ये बोला है ना कि भारतीय नहीं बोले, ठीक है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। कौन? भारतीय, भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? और एकमात्र वो सी राजगोपालाचारी आंसर होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन, प्लीज इसको याद रखना है। देखा आप लोगों ने यहां पर में मैक्सिमम लोगों ने गलत आंसर लगाया था, तो ये आप लोगों के लिए फ्रेंड टाई ब्रेकर हो सकता है। तो टीचिंग परीक्षा इस तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड करता रहता है। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि अभी मैंने एक जो है टीम को लगाया भी है वर्क के ऊपर में, आप लोगों के लिए एक बुक है आर्काइव के ऊपर में, इंटरनेट आर्काइव के ऊपर में, बिहार सरकार के उसके ऊपर में, ठीक है, मुहर भी लगी हुई है। आर्काइव एक बुक है जिसको हिस्ट्री ऑफ, ठीक है, मॉडर्न बिहार बोला जाता है। उसके अंदर में जो है फ्रेंड्स, उसके मैं जो है 500 क्वेश्चंस निकलवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी एईडीओ के जो बच्चे हैं उनके इसमें स्पेसिफिकली उनके सिलेबस में लिखा हुआ है, तो बीपीएससी टीआरई वालों को भी वो मैं दूंगा और एईडीओ के कोर्स वाले बच्चों को भी मैं वो दूंगा। ठीक है, कल एक क्वेश्चन मैंने एक बुक आप लोगों को प्रोवाइड की है, पेड है वो बुक सभी एईडीओ वाले बच्चों के लिए। ठीक है, 3300 क्वेश्चन, 3300 क्वेश्चन मैथ्स के, ठीक है, मैथ्स के, अभी हाल फिलहाल के रिसेंटली जो बिहार में एग्जाम्स हुई है, चाहे टीआरई हो, रिसेंटली बिहार में जितनी भी एग्जाम्स हुई है, ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन है ये 3300, चाहे वो बिहार दरोगा की एग्जाम हो, ठीक है, बिहार कांस्टेबल की एग्जाम हो, चाहे आप लोगों की बीपीएससी की हो, एसटेट की हो, सारे उसमें से 3300 क्वेश्चन है। ठीक है, कल जितने भी बच्चे एईडीओ के अंदर में जुड़े हुए उनको पता भी चल गया होगा। ठीक है, आगे में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इसको टीआरई के अंदर में भी हम लोग दे दिए। ठीक है जी, हाँ देखिए नाजिया रेजा बोल रहे कि सर दे दिए आप, थैंक यू वेरी मच जी, बिल्कुल थैंक यू नाजिया, लाइव है ये क्लास ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हमारे। ठीक है, 1946 में आए कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसने किया था? अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, ध्यान से ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर में। जो कैबिनेट मिशन प्लान है, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था, मार्च 1946 में भारत आया था। अब इसमें 3 कैबिनेट रैंक के मेंबर्स थे, 3 मेंबर्स थे इसमें। ठीक है, उनमें से अध्यक्ष कौन था इसका, वो आप लोगों ने याद रखना है। तो पैथिक लॉरेंस, ठीक है, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग थे। उस समय में भारत के वायसराय थे लॉर्ड वेवेल। ठीक है, लॉर्ड वेवेल जो है वो भारत के वायसराय थे, सेकंड लास्ट वायसराय भारत के, और उस समय में कैबिनेट मिशन के समय में वायसराय लॉर्ड वेवेल। और उस समय भारत ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड क्लीमेंट एटली। तो क्लीमेंट एटली ने अपने मंत्रिमंडल के 3 लोगों को यहां पर में भेजा था। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहां पर में
ये इधर साइड से अगर आप लेफ्ट से यहां से स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो ये देखिए आप लोग, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिख रहे हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक है, वेवेल, ठीक है, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। तो ये एवी अलेक्जेंडर जो है ना फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने याद रखना है कि क्या थे, इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। इसी के अंतर्गत इसी कैबिनेट मिशन ने जो है डिसाइड किया था कि भारत को आजादी दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती, तो दी जा सकती है, उन्होंने रिकमेंड किया था। भारत की संविधान सभा का गठन इसी की सिफारिश पे हुआ था, कैबिनेट मिशन प्लान के, ठीक है। तो कैबिनेट मिशन प्लान को लीड किसने किया था, ये क्वेश्चन फिर से आ गया। चलिए बताइए कब आया था कैबिनेट मिशन प्लान और कितने मेंबर थे उसमें। कितने बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया, एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे। केवल हम लोग आई थिंक 22 लाइक दूर है हमारे पहले टारगेट से लाइक्स के, तो जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे आप लोग फास्ट। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग यहाँ पर मैं बात करेंगे हमारे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर में आंसर हो जाएगा आप लोगों का पैथिक लॉरेंस, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग के गठन के साथ में कौन जुड़ा नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों ने देखिए बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना है। इसमें क्या बोला गया है कि कौन जुड़ा हुआ नहीं था इस के साथ में। जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई उस समय में, देखिए फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर मैं आप लोगों को लगेगा कि यार मोहम्मद अली जिन्ना तो अपन एलिमिनेट कर सकते, नहीं बोला है, मोहम्मद अली जिन्ना तो होंगे उसमें, बट यहाँ पर मैं आप गलत हो जाते हो फ्रेंड्स, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के गठन के समय में जुड़े हुए नहीं थे उसके साथ में, वो बाद में 1913 के अंदर में वो बाद में जुड़े, ठीक है। मुस्लिम लीग की जब स्थापना हुई 1906 के अंदर में, कई सारे लोग थे, आगा खान हो जाए, नवाब सलीमुल्लाह हो जाए, नवाब मोहसिन उल मुल्क हो जाए, बहुत सारे लोग थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना इसमें नहीं थे। एग्जामिनर आपसे ये नहीं चाहता कि आप पूरी की पूरी लिस्ट याद करो, ठीक है, कि कौन कौन लोग थे उसके अंदर में। एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि क्या आप ये जानते हो कि मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के संस्थापक सदस्य नहीं थे, ठीक है, संस्थापक सदस्य नहीं थे ये, ठीक है। नोटिफिकेशन बच्चे पूछे कब तक आ सकता है, मैं आपको कल ये अपडेट देने वाला हूं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की है, ठीक है, एक सोर्स से मेरे, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि कल एक मीटिंग होने वाली है, ओके, सचिवालय के अंदर में, शिक्षा मंत्रालय के सचिवालय में, तो उसको मैं आप लोगों के साथ में फिर वो सारी की सारी चीजें आपके साथ में साझा करता हूँ फिर, ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स कि मुस्लिम लीग के गठन से जुड़े हुए नहीं थे, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काफी सारे लोग थे, नवाब सलीमुल्लाह हो जाए, आगा खान हो जाए, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना जो है फ्रेंड्स 1913 में उन्होंने लीग को ज्वाइन किया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब ज्वाइन किया, उससे पहले वो कांग्रेस में भी थे। आप लोग सोच सकते हो मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, मुस्लिम लीग के इतने बड़े चेहरे बन गए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, वो एक समय में कांग्रेस के कट्टर कांग्रेस से थे, लेकिन बाद में समय समय के बाद में चेंज हो गया उनका। पाकिस्तान शब्द पहली बार प्रयोग किसने किया था, ये आपको बताना है, जल्दी से बताइए आप लोग। अगर आप चाहते हो फ्रेंड्स कि ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के करवाते रहे, तो जल्दी से इस सेशन को जहां भी शेयर कर सकते हो, हर एक बच्चा जल्दी से शेयर कर देगा, ताकि ऐसे ही हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर सके, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं फ्रेंड, पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो चौधरी रहमत अली नाम से एक स्टूडेंट थे जो लंदन में पढ़ रहे थे, उन्होंने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। पाकिस्तान के अंदर में उन्होंने 5 नॉर्थ वेस्ट यूनिट को बोला था, ठीक है, उसमें उन्होंने पंजाब लिया, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस लिया, ठीक है, अफगान जो प्रोविंस था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस उधर साइड का, कश्मीर को उन्होंने लिया, सिंध को लिया और बलूचिस्तान को लिया, ठीक है। तो पाकिस्तान, ठीक है, उनका मानना था कि ये इलाका पाकिस्तान बनना चाहिए, ऐसा उन्होंने प्रपोज किया था चौधरी रहमत अली ने, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो, चौधरी रहमत अली ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने पाकिस्तान शब्द को गढ़ा था। ना हिंदू और मुस्लिमों के पृथक निर्वाचिका का प्रावधान निम्नलिखित में से किसमें किया गया था, ठीक है। मतलब के यहां पर मैं बेसिकली क्वेश्चन के अंदर में, जब ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आया, तो उसके अंदर में एक चीज होनी चाहिए थी कि मुस्लिम्स को जो है पृथक निर्वाचक मंडल कब दिया गया था, ये बेसिकली क्वेश्चन है कि मुस्लिम्स को, क्योंकि बाकी समुदाय जो थे वो तो अलग जनरल कैटेगरी से लड़ रहे थे, मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मांग पर। तो इंडियन काउंसिल एक्ट पास हुआ था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, ये बनाया था लॉर्ड मॉर्ले और मिंटो ने। लॉर्ड मॉर्ले उस समय भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, भारत के मामलों के सचिव, और वायसराय थे लॉर्ड मिंटो, ठीक है। तो इसी एक्ट को, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या हुआ कि मुस्लिम्स जो है उनको सेपरेट इलेक्टोरेट, एक तरीके का रिजर्वेशन दे दिया गया। इसका मेन मकसद था हिंदू मुस्लिमों में बंटवारा लाना, उनके मन में खाई पैदा करना, ठीक है। तो आंसर यहां पर मैं आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग।
जब 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट आया तो उस समय भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन थे? ये क्वेश्चन ना मुझे अभी थोड़े देर पहले जब मैं रिसर्च और कर रहा था आप लोगों के लिए, ठीक है, डीप डाइव जाकर और भी जो छोटी छोटी भी एग्जाम हुई है उसको भी मैं देख रहा था ताकि आपको हर एक चीज जो एग्जाम में पूछी जा सकती है वो बताते रहे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मेरे को दिखा कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 जब आया था उस समय में भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन थे? तो लॉर्ड मॉर्ले थे, सिर्फ केवल मॉर्ले, याद रखना है। वायसराय वाला तो क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, लेकिन कौन भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे? लॉर्ड मॉर्ले, ये याद रखना है आप लोगों ने उस समय में, ठीक है। लॉर्ड मिंटो जो है उस समय में भारत के वायसराय थे, इनको भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का जनक माना जाता है, सेपरेट इलेक्टोरेट का, ठीक है, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि कम्युनल आधार पर, ठीक है, धार्मिक आधार पर उन्होंने क्या किया था? रिजर्वेशन दिया था, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का जनक लॉर्ड मिंटो, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी ने इसी को भारत के बंटवारे का जिम्मेदार माना है, लॉर्ड मिंटो, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत के रूप में माने जाते हैं? रिवीजन इज द की टू सक्सेस, जल्दी जल्दी से बताइए यहां पर में, फास्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक या अनऑफिशियल एम्बेसडर थे? तो भारत के अनऑफिशियल एम्बेसडर जो है फ्रेंड्स, ये माना जाता था दादा भाई नौरोजी को। ऐसा मानते थे कि भारत की बातों को ब्रिटेन तक पहुंचाने का या इंग्लैंड तक पहुंचाने का श्रेय जो है, ठीक है, दादा भाई नौरोजी को दिया जाना चाहिए। इसी वजह से लंदन में कई सारे लोग उनको ऐसे ही मजाक में या फिर एक तरीके से चिढ़ाने के रूप में कि ये तो अनऑफिशियल एम्बेसडर है इंडिया के, सारी चीजें इंडिया की, जो इंडिया की बात है वो यहाँ पर मिलाकर रखते हैं, ठीक है, तो इंडिया क्या राजदूत टाइप के काम कर रहे हैं, ऐसा बोलते थे उनको। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, लेकिन एक और चीज बोली जाती है उनको, ग्रैंड ओल्ड, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको बोला जाता है। लेकिन एक और चीज है, उनको बोला जाता है इंडियन ग्लैडस्टोन, इंडियन ग्लैडस्टोन। अब ये ग्लैडस्टोन क्या है, ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूं कि 1892 के आसपास में ये ग्लैडस्टोन करके एक उनके प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो मजाकिया तौर पर कि भाई जैसे ग्लैडस्टोन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है, ठीक है, तो यहाँ पर भी दादा भाई नौरोजी जो है वो इंडिया का पक्ष रख रहे हैं ब्रिटेन में आकर, क्योंकि उन्होंने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी लंदन में, ठीक है, बहुत पहले 1866 के अंदर में। तो इस वजह से मजाकिया तौर पर उनको इंडियन ग्लैडस्टोन की उपाधि दे दी कि हमारे पास में हमारा ग्लैडस्टोन है, ये इंडिया के ग्लैडस्टोन है, ऐसा करके मजाकिया तौर पर, ठीक है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने। किसी ने कहा है कि सर वायसराय वाले को जो है करवा दीजिए एक बार। आप लोगों में से कितने लोग चाहते हैं, मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर यहाँ पर में 1000 बच्चे कमेंट कर देते इस सेशन के खत्म होने के बाद में, आप सभी को इंक्लूडिंग, ठीक है, 1000 कमेंट आ जाते हैं कि वायसराय और गवर्नर जनरल का एक बड़ा सेशन ले लीजिए। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि एक लाइव ओनली हम लोग सेशन लेंगे जिसके अंदर में हम सारे के सारे, चाहे हमें 6 घंटे लगातार पढ़ना पड़े, ठीक है, मुझे इसके अंदर में आप कमेंट करके बताइएगा नीचे में, ठीक है। जैसे ही वीडियो खत्म होता है 1000 कम से कम कमेंट आने चाहिए। चलिए, इंडिया के अनऑफिशियल एम्बेसडर इंग्लैंड के अंदर में दादा भाई नौरोजी को जाना जाता था, ठीक है। इन्होंने पुअर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी, काफी सारी चीजें। अगर दादा भाई नौरोजी पे बोलना चाहो मैं तो कम से कम आधा घंटा उनके ऊपर में भी बोल सकते हैं। जब मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया तो उस दिन कौन सी तारीख थी? मुक्ति दिवस, डे ऑफ डिलीवरेंस, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा ना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कितने लोगों ने सुना है ये कहावत? हाथ ऊपर करके बताओ। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। हुआ क्या था फ्रेंड्स कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 में जो उस समय के भारत के वायसराय थे, भारत में वायसराय थे, उनका नाम था लॉर्ड लिनलिथ गो। अब ये तुम्हारे चचा का लड़का क्या करता है, ठीक है, ज्यादा होशियारी बताता अपनी, ठीक है। इसने क्या बोला कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 में किसके साथ देगा? इंडिया वर्ल्ड वॉर 2 में पार्टी है और मित्र राष्ट्रों के साथ में लड़ेगा। क्यों भाई, क्यों लड़ेगा? हमारा लेना नहीं देना नहीं, ठीक है। तो पहला तो लिनलिथ गो ने जबरदस्ती बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली कहावत जो है वो सही साबित की कि हमारा लेना नहीं देना नहीं, फिर भी हम लड़ाई लड़ेंगे। अब इस बात से जो है कांग्रेस दुखी हो गई कि कांग्रेस बोली कि भाई क्यों, वाई, काइकू, हम क्यों लड़ेंगे? तो कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज थी, जो चुनाव हुए थे अलग अलग राज्यों में, कांग्रेस के मंत्रालय थे, ठीक है, कांग्रेस की जो जितनी भी मिनिस्ट्रीज थी उन्होंने क्या किया? रिजाइन कर दिया इस जो है बेसिकली लिनलिथ गो के, ठीक है, घोषणा के बाद में। अब इन्होंने रिजाइन कर दिया तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, उसने जश्न मनाया था, ठीक है, कि भाई ये तो देखो कांग्रेस मुक्त हो गया भारत आज, ऐसा वाला। ओके, तो कांग्रेस मुक्त करने की कोशिश उन्होंने भी की थी और खुशी मनाई थी। तो ये भी बेगानी शादी में भाई तुम्हारा लेना नहीं देना नहीं, वहां पर में जबरदस्ती का तुम खुशियां मना रहे हो। कांग्रेस के मंत्रालय ने इस्तीफा दिया, तुमको क्यों
तुमको क्यों खुशी हो रही है इसके अंदर में, ठीक है। तो जलता है मजनू मेरे से, वो कहीं कोई कोई मूवी का था ना ये डायलॉग, ठीक है। जलता है मजनू, ये वही वाला डायलॉग है यहाँ पर में, जलते थे कांग्रेस से, ये मोहम्मद अली जिन्ना। तो 22 दिसंबर, ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने फ्रेंड्स, आप लोगों का 1939 को उन्होंने ये मनाया था, ठीक है। तो 22 दिसंबर 1939 को डे ऑफ डिलीवरेंस, मुक्ति दिवस मनाया था, डे ऑफ डिलीवरेंस, कांग्रेस से मुक्ति मिल गई, खुशी। तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने इधर में भी हो गया। तो दो दीवाने थे यहाँ पर में बेगानी शादी में, अब्दुल्ला दीवाने, एक तो लिनलित गो और एक मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। जबरदस्ती दिल जले टाइप का भी था वो, हाँ चलिए, नहीं आई थिंक शायद कौन सी मूवी का था, जलता है मजनू, वेलकम मूवी का था, है ना जी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हमारे तो डे ऑफ डिलीवरेंस, जल्दी से आप सभी लोग तारीख लिखेंगे, हर कोई बच्चा जल्दी से तारीख लिख दीजिए एक बार जल्दी से, डे ऑफ डिलीवरेंस या मुक्ति दिवस लिख के, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। अच्छा, जब वर्ल्ड वॉर टू, भारत जो है वर्ल्ड वॉर टू लड़ेगा, उसकी घोषणा हुई थी, उस समय में वायसराय कौन था, लॉर्ड लिनलिथ गो थे, ये भी याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, सबसे लंबे समय तक भारत का वायसराय रहने का, वायसराय गवर्नर जनरल वगैरह नहीं, वायसराय रहने का रिकॉर्ड इसी के पास में, तुम्हारे मामा के लड़के के पास। नाउ मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसको दी थी। अब मान लो कोई तुम्हारे पास में अंग्रेज आए, ठीक है, और तुम्हारे पास में आके जो है तुमसे बोले कि लगा बेलू तू जब, लड़के के पास में जितनी उसको आती भोजपुरी उतनी बोलेगा, ठीक है, लगा बेलू तू जब लिपस्टिक ही लेला आरा दिस्टिक, ठीक है, झीला टोप लागेलू। आप बोलेंगे यार क्या यार, अंग्रेज होकर भोजपुरी भाषा में बात कर रहा, मजा आ गया, तू भोजपुरी खान है, ठीक है, तो भोजपुरी खान की उपाधि मतलब इंग्लिश भोजपुरी या उसको उपाधि दे दोगे आप। तो अब मान लीजिए कि सम्राट जहांगीर के दरबार में एक अंग्रेज आया, ठीक है, और मस्त की फारसी भाषा में और तुर्की भाषा में बात कर रहा है, ठीक है, स्पेशली तुर्की भाषा में, ठीक है, जहांगीर को तुर्की बहुत अच्छे से आती थी, तो तुर्की भाषा में आके बात कर रहा है। तो जहांगीर खुश हुआ कि भाई यार क्या इंग्लिश होकर तुर्की बोल रहा है, तो भाई ये तो इंग्लिश खान हो गया हमारा, ठीक है, इंग्लिश खान। तो याद रखना आप लोगों ने, विलियम हॉकिंस को उसने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, और 400 जात का मनसबदार भी बना दिया था 1608 में, ठीक है, ओके। तो इंग्लिश खान की उपाधि दी थी, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, और 400 जात का मनसबदार बना दिया था, 400 जात का मनसबदार, मनसबदार, ठीक है, मनसबदार। अब ये 400 जात का मनसबदार क्या होता है, ये तो ये नंबर एक्चुअल में होता था कि जितना बड़ा ये जात नंबर उतना बड़ा मनसबदार आप, तो ऐसे सिंबॉलिक तौर पर उसको जस्ट खुश करने के लिए दे दिया था। अब ये विलियम हॉकिंस के बारे में बताता हूँ। विलियम हॉकिंस जो है फ्रेंड 1608 के अंदर में भारत आया था, ठीक है, हेक्टर नाम का जहाज था, वो जहाज का नाम क्या था, हेक्टर, जिसका ये कप्तान था, और भारत आया था, और भारत में आके जहांगीर से मिला था वो, ठीक है। चलिए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सूरत में हेक्टर नाम का जहाज लैंड हुआ था, ठीक है, वहां पर मैं आकर रुका था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका, इंग्लिश खान विलियम हॉकिंग्स, ठीक है। चलिए, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ भारतीय परिषद अधिनियम 1909, मॉर्ले मिंटो अधिनियम भी इसको बोला जाता है, ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, इसी के जरिए आपको पता है फ्रेंड्स कि मुस्लिम जो है उनको रिजर्वेशन या फिर सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट, ठीक है, कम्युनल तौर पर। लॉर्ड मिंटो उस समय भारत के वाइसराय थे, लॉर्ड मॉर्ले जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। अभी हम मिंटो मॉर्ले बोलोगे तो याद रखना, मिंटो उस समय वाइसराय थे, मॉर्ले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, अदरवाइज मॉर्ले मिंटो ज्यादा कॉमन नाम है इस रिफॉर्म का, ठीक है। 1909 के अंदर में हुआ था। एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बहुत सिंपल सा समझाता हूँ, ठीक है। हमारे भारत के अंदर में संसद वाली जो चीजें है वो 1853 में स्टार्ट हुई। हुआ क्या था, बात कुछ ऐसी थी कि पहले जो है ना कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास में था, वो जो चाहे भारत में अगर मान लो छोटा मोटा कानून बनाना है तो वो खुद ही बना लेता था, ठीक है, बिना किसी की राय वगैरह लिए। अब क्या हुआ कि वायसराय के काम को दो भागों में बांट दिया गया, एक एग्जीक्यूटिव काम मतलब कार्यकारी काम, एग्जीक्यूटिव कार्यकारी काम, और एक लेजिस्लेटिव काम मतलब कानून बनाने वाले लेजिस्लेटिव काम, विधायी काम, विधायी भी इसको बोला जाता है। तो पहली बार यहां से जो है फ्रेंड्स आपकी शुरुआत होती है छोटी सी संसद टाइप की, उसमें केवल 4 लोग थे वायसराय को मिला के, वो लोग बनाते थे, ठीक है। धीरे 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 ये विधायिका बढ़ती गई। 1909 में ये 16 था, ये नंबर जो लोग कानून बनाते थे ना देश का, फेडरल कानून जो बनाते थे 16 नंबर था ये, इसको बढ़ाकर 60 कर दिया गया। देखो ड्रास्टिकली बढ़ाया गया था, 16 से डायरेक्ट 60, ठीक है, 16 से बढ़ा के 60 कर दिया गया। तो ये याद रखना है आप लोगों ने, 16 से बढ़ा के 60 कर दिया गया था। आज हमारे भारत की लोकसभा के अंदर में आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, ठीक है,
मैक्सिमम नंबर आज भी। अब वो एंग्लो इंडियन वाला आप करना मत, मैंने कई बार उसको क्लियर किया हुआ है, ठीक है, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो। ठीक है, आपको पता होगा कि अभी भी औपचारिक रूप से हमारे भारत की लोकसभा का मैक्सिमम नंबर 552 हो सकता है। ठीक है, वो एंग्लो इंडियन वाले को वो अलग मैटर था, ठीक है, और ये अलग मैटर है। ठीक है, 552 है, जिसमें से अभी हम 543 के ऊपर में चुनाव करवाते हैं। तो आप देखिए कि कहां से शुरू हो गए, धीरे धीरे कितना बढ़ गया, राज्यसभा लोकसभा 2 सदन बने अलग अलग। ठीक है, तो 16 से बढ़ा के 60 कर दिया गया था ये नंबर बढ़ाकर कि इसमें, और भारतीय लोग भी इसमें चुने जाएंगे, ये वाली चीज थी। भारत के लोग लेजिस्लेटिव में इसमें रहेंगे, ये बात तो 1861 के कानून से ही थी। वो भी क्वेश्चन आपको बता देता हूं अभी। ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या और टीचिंग परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए टफ क्वेश्चन क्या। तो ये जो 16 लोग थे ना, इसमें भी ठीक है भारतीय लोग पहले से थे कुछ नंबर्स में, ज्यादा अधिकार नहीं थे उनके पास में, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है वायसराय जो होता था उसके पास में वीटो पावर होता था, वो अपने मनमर्जी का फिर भी बनवा लेता था। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के जरिए, ठीक है, जो है फ्रेंड्स 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। एक चीज बताओ क्या आप लोगों को, अगर आप लोग सुनना चाहो तो, एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, फिर उसका हाई लेवल क्वेश्चन भी कराऊंगा। लेकिन आप सभी लोगों का यहाँ पर मेरे को चाहिए कि आप सभी लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया होगा, जितने लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं 2 ब्रांच थी, एग्जीक्यूटिव और एक विधायिका। भारतीय लोग विधायिका में 1861 से ही, 1861 का जो कानून था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, उसके जरिए 1862 में पहली बार भारतीय लोगों को शामिल किया गया था। 3 भारतीय इसमें शामिल हुए थे, वो अभी आपको बताऊंगा। लेकिन पहली बार फर्स्ट टाइम कोई इंडियन इसमें शामिल हुआ, फर्स्ट टाइम। ठीक है, इंडियन को शामिल किया गया था इसके अंदर में, वो किया गया था 1909 के कानून के जरिए, फर्स्ट टाइम किसी इंडियन को। ठीक है, प्रसन्न सिन्हा, ठीक है, जो थे, उनको लॉ पोर्टफोलियो दिया गया था। ठीक है, लॉ डिपार्टमेंट का पोर्टफोलियो। तो पहली बार इंडियन को एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यकारी में, मंत्री टाइप का जो पद है, ये तो विधायक संसद वगैरह टाइप का था ये। ठीक है, ये पहली बार एग्जीक्यूटिव में भारतीय को शामिल किया गया था। ठीक है, 1909 के अंदर में, और लेजिस्लेचर में 1861 के कानून के तहत 1862 से ही शामिल कर लिया गया था। ठीक है, वो भी आप लोगों को भी बता दूंगा मैं। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जल्दी से देखते कितने बच्चे इसका आंसर कर पाते हैं, एकदम स्पीड में आप लोग आंसर करेंगे। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं, आप लोग जो है इतना बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो, तो मैं भी और अच्छे से आप लोगों को पढ़ाता जाऊंगा। जितना ज्यादा हो सके सेशन को शेयर करते रहेंगे फ्रेंड्स, लाइक करते रहेंगे। और जो भी बच्चे एईडीओ के कोर्स के साथ में जुड़ना चाहते हैं, अभी भी आपके पास में बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, केवल 899 रुपीज के अंदर में आप लोग जुड़ सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है, और बहुत सारी चीजें आप लोगों को 50 के करीब मॉक टेस्ट, जब तक आपका पेपर नहीं होता धीरे धीरे हम लोग उसमें ऐड कर देंगे। 50 मॉक टेस्ट आप लोगों को देने वाले हम लोग उसके अंदर में। तो ये बहुत ही सुनहरा मौका है आप लोगों के पास में। चलिए, तो देखिए मद्रास महाजन सभा का गठन जो है ये कब हुआ था, अगर ये क्वेश्चन आया आप लोगों से, तो 1884 के अंदर में हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, एम वीर राघवचारी, ठीक है, बी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू जैसे लोगों ने इसको किया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था डायरेक्टली। ठीक है, आज का जो तमिलनाडु है, उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी बोला जाता था उसको, वहां पर में इसका गठन किया गया था। ठीक है, तो ये प्लीज याद रखना आप लोगों ने, 1884 के अंदर में हुआ था, 1884 में। ठीक है, यहाँ 1884 दिया नहीं है, तो इस वजह से आंसर नन ऑफ द अबव हो जाएगा। मद्रास महाजन सभा, ठीक है, तो मद्रास महाजन सभा का गठन 1884 में हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना से भी पहले। ओके, मद्रास डिस्ट्रिक्ट में आज जो चेन्नई है उसमें हुआ था, तमिलनाडु राज्य के, आज के तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, एम वीर राघवचारियर, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू, इन लोगों ने स्टार्ट किया था इसको। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने। चलिए, मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के आधार पर निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। चलिए, बताना है आप लोगों ने, एक एक करके बात करते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डे ऑफ डिलीवरेंस, मुक्ति दिवस 22 दिसंबर, ठीक है, 1939 को मनाया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, दिसंबर 1916 में। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जो है फ्रेंड्स, ये 1946 में हुई थी, टू बी स्पेसिफिक 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन 1906 में हुआ था। अब आप लोग बताइए जल्दी से कि कौन सी चीज पहले हुई थी, कौन सी चीज बाद में हुई थी, फास्ट। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जहां भी शेयर कर सकते हो, टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हर एक जगह पे शेयर कर दीजिए। और अगर आप चाहते हो, ठीक है, कि आपके लिए पूरा का पूरा जितने भी वाइसराय, गवर्नर जनरल है, वो मैं पूरा का पूरा आपको 6-7 घंटे, जितना घंटे हमको लगे उतना मैं आपको रिवाइज करा दूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सभी के सभी लोग। ठीक है, 1000 से अधिक अगर कमेंट आ जाते हैं तो मैं जरूर आप लोगों के लिए वो सेशन जल्दी से जल्दी करूंगा अरेंज। ओके, तो अब आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का? ओके,
आंसर हो जाएगा आप लोगों का कि पहले 4 आना चाहिए, आपका डी पहले आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन हुआ, फिर उसके बाद में जो है लखनऊ समझौता हुआ था। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैं एबीसीडी दिया या 1 2 3 4 दिया है, तो एक काम करते हैं ना, इसको इसी को एबीसीडी कर देते हैं हम लोग, ए बी सी डी कर देते हैं इसको। ठीक है, तो बी आना चाहिए आप लोगों का। फिर उसके बाद में जो है फ्रेंड्स ए आना चाहिए, 1 डिलीवरेंस डे। ठीक है, डे ऑफ डिलीवरेंस, मुक्ति दिवस। और फिर डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में हुआ था, तो ठीक है ए, और फिर यहाँ पर में सी, डी बी ए सी, डी बी, ठीक है डी बी ए सी ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, खत्म हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से आप लोगों ने कर लिया है ना। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। और फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूं मैं कि आप लोगों का, ठीक है, एईडीओ के जो कोर्स है उसके अंदर में हमने मल्टीपल आप लोगों को मैथ्स की, ठीक है, मैथ्स की ट्रिक्स, ठीक है, इसकी बुक आपको अवेलेबल कराई है, हिंदी में भी, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं के अंदर में ये 2 बुक अवेलेबल हो चुके हैं आपको। साथ ही साथ रीजनिंग की, ठीक है, रीजनिंग की भी बुक अवेलेबल करवा दी है, 7 दिन के लिए फ्री भी आप लोगों के लिए ये बुक्स, तो आप लोग जाके एईडीओ के कोर्स में उसको पढ़ भी सकते हो। ठीक है, ये भी हिंदी, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है आप लोगों के लिए। साथ ही साथ जो है फ्रेंड्स आप लोगों को 3300, ठीक है, क्वेश्चंस पीवाईक्यूज आपके अभी हाल फिलहाल में जो बिहार की एग्जाम्स में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चंस, वो अवेलेबल करवा दिए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपको और भी बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो आपको करवा दूं। ठीक है, तो वो भी आप लोगों के लिए मैं ई बुक्स और क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आप लोगों को अवेलेबल करवा के देने वाला हूं, तो उसके लिए भी तैयार रहिएगा आप लोग। ठीक है, तो जिन बच्चों ने नहीं लिया है आज ही जाकर एईडीओ का कोर्स ले लीजिए, नीचे में नंबर भी चल रहा है आपका, उस नंबर पे कॉल कर सकते हो आप लोग, या फिर नीचे में जो लिंक दी गई है उस लिंक पे क्लिक कर दीजिए आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप लोगों के पास में, और 50 से भी ज्यादा टेस्ट आप लोगों को इसके अंदर में मिलने वाली है। ठीक है, चलिए चलिए, तो यहां पर में जो है फ्रेंड्स इसको हम लोग यहां पर मैं आज के लिए इसको रोकते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग जो है फ्रेंड्स, जितने भी लोग हैं, आप सभी लोग इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और जितने लोग चाहते हैं कि वाइसराय वाला होना चाहिए, मैं अगले 10 मिनट तक आपका इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, 1400 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में देख रहे हैं, 1500 के करीब बच्चे देख रहे हैं, सेशन को लाइक कर देंगे और कमेंट के अंदर में लिख देंगे कि सर करवा दीजिए वाइसराय वाला, और कल वाला जो सेशन में लेने वाला हूँ कल 2 बजे, उसके अंदर में आप पहले से ही लिख देंगे वहां पर में। ठीक है, तो मैं जितना जल्दी हो सकेगा उतने जल्दी आप लोगों के लिए ये सेशन करवा दूंगा। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू।